अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्लोपेत्रा के नाम से शोहरत पाने वाली इस मलका का असल नाम क्लोपेत्रा दी सहमत फिलोपतर था। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 69 साल पहले मिस्र के टालमे ख़ानदान में पैदा हुई थी। क्लोपेत्रा जिस ख़ानदान से थी वो सदियों पहले यूनान से हुक्मरानी करके मिस्र आया था, लेकिन अब वो 300 साल से मिस्र का ही होकर रह गया था। इसलिए आप यूँ कह सकते हैं कि क्लोपेत्रा का ख़ानदान तारीख़ी तौर पर मिस्री नहीं था। वो अपने ख़ानदान की पहली मलका थी जिसने मिस्री ज़बान सीखी थी। कदीम मिस्रियों में ये रवायत थी कि खूनी रिश्ते खालिस रखने के लिए बहन भाइयों में शादियाँ होती थीं। बहुत से दूसरे शाही ख़ानदानों की तरह टालमे ख़ानदान में भी ये रवायत सदियों से चली आती थी। क्लोपेत्रा की माँ और बाप के बारे में भी ऐसा ही लिखा गया है कि वो शायद दोनों बहन भाई थे। इसी तरह क्लोपेत्रा ने भी अपने दोनों भाइयों से शादी की जिनसे उसके बच्चे भी थे। जब क्लोपेत्रा मलका बनी तो उसकी उम्र महज 18 और उसके भाई की महज 13 साल थी। याद रहे कि टालमे हुक्मरान के मर्द हुक्मरान खुद को फ़िरौन ही कहलवाते थे। तारीख़ में ऐसे सबूत हैं कि क्लोपेत्रा के हुस्न के जितने किस्से मशहूर हैं वो इतनी हसीन थी नहीं। उसकी एक झलक उन सिक्कों में मिलती है जिनमें उसकी तस्वीर नक्श की गई थी। सिक्कों में वाज़ेह तौर पर इसकी बड़ी नोकीली नाक और मर्दाना शक्ल शुबाहत नज़र आती है, लेकिन कुछ मौरख़ीन का कहना है कि वो हसीन तो थी, लेकिन सिक्कों पर अपनी मर्दाना शक्ल उसने जानबूझकर नक्श करवाई थी ताकि खुद को ताकतवर दिखा सके। हो सकता है कि वो सचमुच में ही इतनी हसीन हो जितनी उसके किस्से मशहूर हैं, क्योंकि आखिर उसमें यूनानी खून था। बाज़ मौरख़ीन ये भी लिखते हैं कि क्लोपेत्रा की शख्सियत में सबसे खूबसूरत चीज़ उसकी आवाज़ और अदाएँ थीं। इन्हीं से वो लोगों को दीवाना बना देती थी और फिर इसे लोगों को मुतासिर करने का हुनर भी खूब आता था। जब रोमन शहंशाह जूलियस सीज़र मिस्र पहुंचा तो उस वक्त क्लोपेत्रा और उसके भाई में खाना जंगी चल रही थी। क्लोपेत्रा सीज़र से मिलना चाहती थी, लेकिन उससे डर था कि उसके भाई की फ़ौजें उसे सीज़र तक नहीं पहुंचने देंगी। चुनांचे उसने एक चाल चली। उसने खुद को एक कालीन में लपेट लिया। क्लोपेत्रा के खिदमतगार इस कालीन को लेकर सीज़र की तरफ चल पड़े। रास्ते में किसी ने इस कालीन का नोटिस नहीं लिया। खिदमतगारों ने सीज़र के खेमे में जाकर कालीन खोला तो जूलियस सीज़र मलका मिस्र को अपने सामने देखकर हैरान रह गया। इसी तरह जब क्लोपेत्रा पहली बार जनरल एंटेनी को मिलने गई तो वो सोने की कश्ती में सवार थी। कश्ती के चप्पू चांदी से बने थे और क्लोपेत्रा ने खुद एक देवी का रूप धारा हुआ था। उसके मुलाजिम फरिश्तों जैसे कॉस्ट्यूम्स पहने उसे पंखा झल रहे थे। इस मंजर ने जनरल एंटनी को क्लोपेत्रा का दीवाना बना दिया। लेकिन दोस्तों ये भी हकीकत है कि जहाँ क्लोपेत्रा एक दिलकश शख्सियत की मालिक थी, वहाँ वो एक काबिल हुक्मरान भी थी। वो 7 ज़बानें जानती थी। उसने रियाजी फ़लसफ़ी और फ़ल्कियात की तालीम भी हासिल की हुई थी। वो मिस्र की शानदार लाइब्रेरियों में पढ़ती रहती थी। उसका 22 साला दौर मिस्र का शानदार दौर कहलाता है। उसने कहत के दिनों में अपने लोगों के टैक्सेस माफ़ कर दिए थे। वो लोगों को मुफ्त गल्ला तक फराहम करती रही। वो इतनी काबिल और ताकतवर हुक्मरान थी कि रोमी सल्तनत के मुख्तलिफ धड़े उसे मदद के लिए पुकारा करते थे। क्लोपेत्रा अपने बहन भाइयों की कातिल भी थी। बादशाहत की कदीम रवायत है कि एक बादशाह रियासत को खाना जंगी से बचाने के लिए या ताकत में इजाफे के लिए अपने हरीफों को कत्ल कर दिया करता था। क्लोपेत्रा ने भी इसी रवायत पर अमल किया। क्लोपेत्रा अपने ख़ानदान की रवायत के मुताबिक अपने एक भाई के साथ शादी करके उसकी हुकूमत में हिस्सेदार बनी हुई थी, लेकिन वो खुद हुकूमत पर कब्जा करना चाहती थी। चुनांचे उसने अपने भाई से जंग छेड़ दी। इस जंग में उसे गैर मुतवक्की तौर पर रोमन शहंशाह सीज़र की मदद भी मिल गई। हुआ कुछ यूँ कि सीज़र का मुखालिफ पोम्पी शिकस्त खाकर मिस्र में पनाह लेने आया। क्लोपेत्रा के भाई ने उसे पनाह दी, लेकिन फिर यूँ हुआ कि पोम्पी मिस्र में कत्ल हो गया। कहते हैं कि उसे क्लोपेत्रा के भाई ने कत्ल करवाया था। ऐसा भी तारीख में लिखा गया है कि वो अपने ही साथियों के हाथों मारा गया था। लेकिन हुआ यह कि जूलियस सीज़र अपने मुखालिफ पोम्पी के कत्ल पर बजाय खुश होने के मिस्री हुक्मरान यानी क्लोपेत्रा के भाई से नाराज़ हो गया। यह क्लोपेत्रा के लिए शानदार मौका था। उसने जूलियस सीज़र से इत्तेहाद बना लिया और इसकी मदद से अपने दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर दिया। क्लोपेत्रा का भाई दरिया नील में डूब कर मर गया। अब क्लोपेत्रा ने अपने छोटे भाई से शादी कर ली और बाद में उसे भी कत्ल करवा दिया। इसी तरह उसने अपनी छोटी बहन को भी कत्ल कर दिया। दोस्तों, रोमन रिपब्लिक के आखिरी हुक्मरान जूलियस सीज़र से क्लोपेत्रा का गहरा ताल्लुक था। मिस्र में क्लोपेत्रा को तख्त दिलवाने में सीज़र का मरकज़ी किरदार था। क्लोपेत्रा और जूलियस सीज़र ने शादी तो नहीं की, लेकिन वो इकट्ठे रहते थे। दोनों के तल्लुकात से रोमन अशराफिया काफ़ी परेशान थी। उन्हें लगता था कि सीज़र क्लोपेत्रा के इशारों पर नाच रहा है। क्लोपेत्रा और सीज़र का एक बेटा भी था। रोमन अशराफिया का ख्याल था कि जब सीज़र और क्लोपेत्रा की औलाद जवान होगी तो क्लोपेत्रा हुकूमत पर पूरी तरह काबिज़ हो जाएगी। रोमन अशराफिया औरत की हुक्मरानी को पसंद नहीं करती थी और क्लोपेत्रा को रास्ते से हटाना चाहती थी। 44 कबल अज़ मसीह में रोम के सेंटर्स ने जूलियस सीज़र को कत्ल कर दिया। तारीखदानों का मानना है कि सीज़र के कत्ल की एक वजह यह भी थी ताकि क्लोपेत्रा से जान छुड़ाई जा सके। क्लोपेत्रा मिस्र और रूम में फैशन आइकॉन थी। जूलियस सीज़र के कत्ल के बाद क्लोपेत्रा का रूम में रहना खतरनाक हो गया था। उसे अपने और अपने बेटे के कत्ल का खदशा था, चुनांचे वो फरार होकर मिस्र लौट गई। लेकिन क्लोपेत्रा जब तक रोम में रही, रोम की औरतों में उसकी धाक बैठी रही, बल्कि उसके जाने के बाद भी कायम रही। वही रोमन अशराफिया जो क्लोपेत्रा से नफरत करती थी, उसकी औरतों ने क्लोपेत्रा का हेयर स्टाइल, लिबास और जेवरात फैशन के तौर पर अपना लिए थे। एक ज़माना था जब रोम में ख़वातीन का हर फैशन क्लोपेत्रा से शुरू होता था।
کلوپیترا روم سے تو چلی گئی، لیکن وہاں خواتین کے بننے سنورنے کے انداز وہی کاپی ہوتے رہے جو کلوپیترا کے تھے۔ رومن خواتین ملکہ مصر سے کتنی متاثر تھیں اس کا اندازہ ضرور لگائیں کہ بہت سی رومن خواتین کے مجسمے تک کلوپیترا کے مجسمے جیسے ہی ہیں۔ جولیس سیزر کے قتل کے بعد روم میں کئی دھڑے بن گئے تھے۔ ایک دھڑے کا سربراہ سیزر کا قریبی دوست اینٹنی تھا، جو روم کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ اینٹنی بھی کلوپیترا کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور کلوپیترا بھی اس سے محبت کرنے لگی۔ دونوں نے شادی کر لی اور اس کے 3 بچے بھی پیدا ہوئے، لیکن شادی کے بعد بھی دونوں کی ایک دوسرے کے لیے محبت کم نہیں ہوئی۔ اینٹنی اور کلوپیترا دونوں شراب نوشی اور آوارہ گردی کے دل دادا تھے۔ انہوں نے اپنے دوستوں کا الگ حلقہ بنا لیا تھا اور وہ سب مل کر اکثر شراب نوشی کرتے تھے۔ اینٹنی اور کلوپیترا اکثر رات کو محل سے باہر نکل کر آوارہ گردی کرتے اور عام شہریوں میں گھل مل کر ان سے ہنسی مذاق بھی کرتے۔ کلوپیترا ایک بحری کمانڈر بھی تھی۔ جی ہاں دوستو، وہ حسین ذہین اور لیڈر ہی نہیں، ایک ایڈمرل بھی تھی۔ وہ یوں کہ کلوپیترا اور اینٹنی شادی کے بعد مضبوط بحری طاقت بن چکے تھے۔ دونوں کے اتحاد نے روم میں اینٹنی کے دشمنوں کو خبردار کر دیا، کیونکہ دونوں کا اتحاد ایک طاقتور اتحاد تھا۔ لیکن اینٹنی کے دشمنوں نے روم میں اس اتحاد کے خلاف پراپوگنڈا بھی کیا کہ وہ روم کا غدار ہے، اور یہ کہ وہ جولیس سیزر کی دوست کلوپیترا کے ساتھ مل کر روم میں آمریت قائم کرنا چاہتا ہے۔ آخر دونوں دھڑوں کی 2 ستمبر 31 قبل از مسیح میں یونان کے قریب ایکٹیم کے مقام پر جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں کلوپیترا بھی اینٹنی کے ساتھ بحری بیڑے کمان کرتے ہوئے یونانی جنرل ایکٹیوین کے مقابلے پر آ گئی، لیکن اس جنگ میں انہیں شکست ہوئی اور دونوں مصر کے ساحلی شہر سکندریہ میں واپسی پر مجبور ہو گئے۔ لیکن جنرل ایکٹیوین کی فوج ان کا پیچھا کرتے ہوئے سکندریہ میں داخل ہو گئی۔ وہ اینٹنی کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، لیکن اینٹنی نے گرفتار ہونے کی ذلت سے بچنے پر موت کو ترجیح دی اور خودکشی کر لی۔ دوستو، ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا کلوپیترا سانپ کے کاٹنے سے مری تھی؟ یہ تو تاریخ کا کم و بیش اتفاق ہے کہ کلوپیترا اور جنرل مارک اینٹنی نے خودکشی کی تھی، لیکن کیسے کی تھی اس پر اختلاف ہے۔ ایک کہانی یوں ہے کہ یونانی علاقے ایکٹیم کے میدان میں جنرل ایکٹیوین سے شکست کے بعد کلوپیترا مصر میں کسی خفیہ پناہ گاہ میں چھپ گئی۔ اس دوران اس نے فاتح جرنیل ایکٹیوین سے تعلقات بنائے یا کسی ڈیل کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے جنرل اینٹنی تک یہ افواہ پہنچائی تھی کہ کلوپیترا نے اس کی ہار سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ کلوپیترا کے عشق میں مبتلا جنرل اینٹنی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور اپنی تلوار اپنے ہی سینے میں گھونپ کر جان دے دی۔ لیکن جب کلوپیترا کو اس بات کا علم ہوا تو وہ احساس گناہ کا شکار ہو گئی، چنانچہ اس نے بھی خود کو سانپ سے ڈسوا کر خودکشی کر لی۔ لیکن اگر غور کریں تو اس قدر میچور جہاندیدہ اور حکمران ذہن والی خاتون سے ایسی توقع کم ہے کہ وہ جذبات میں آ کر خودکشی کرے گی۔ اس لیے تاریخ کی یہ رائے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ اس نے شکست کے بعد اپنا انجام بھانپ لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جنرل اینٹنی کا ساتھ دینے پر اس کے ساتھ رومی فوج ابرناک سلوک کرے گی، اس لیے اس نے زہر نگل لیا، جیسا کہ اس زمانے میں بادشاہ یا فوجی حکمران اکثر کیا کرتے تھے۔ کلوپیترا اپنی کنگھی میں مہلک زہر ایسے ہی وقت کے لیے چھپا کر رکھا کرتی تھی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔